नमस्कार, D2+ एकेडमी जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हाल ही में आरपीएससी के चेयरमैन ने ये कहा था कि अगर आपको आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित करवाई जा रही है, अगर उसको क्रैक करना है तो मूल किताबें ही पढ़नी होगी, तभी आपसे क्रैक होगा। अब इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक भी हम मूल किताबें ही पढ़ रहे थे। उसका कारण सिर्फ़ यही था कि जो मूल किताबें थी, वो क्या है कि एक टॉपिक की में कम से कम 200 पेजों की किताबें होती है। 200 से भी 300-400 पेजों की किताबें हैं, क्योंकि मूल किताबों में आपकी एनसीईआरटी भी आती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें भी आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें भी आती है और ये किताबें भी किसी अन्य मूल किताबों के माध्यम से लिखी गई है। तो बहुत सारी एक ही टॉपिक की बहुत सारी किताबें हो सकती है, तो इसलिए अब इतनी मूल किताबें तो पढ़ नहीं सकते और जितने भी राइटरों की किताबें जो गाइड है, किताबें हैं, वो सब मार्केट में आई हुई है, वो इन मूल किताबों के माध्यम से ही इनका सहारा लेकर के ही बनाई गई है। इन्हीं में जो तथ्य लिखे हुए हैं, उन्हीं को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको लगते हैं, उनके अनुभव से उनको ही छँटनी करके वो एक ही किताब तैयार करके मार्केट में भेज रहे हैं और इन किताबों को ही हम पढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि हम मूल किताबें ही पढ़ रहे हैं। इसमें मूल किताबों के संदर्भ में थोड़ा-सा हम और अच्छे से देखते हैं, तो हम क्या करेंगे इस संदर्भ में, हम ये कर रहे हैं कि मूल किताबें हम ये मान रहे हैं, आरबीएससी की पुस्तक को हम मूल किताबें मान रहे हैं। आरबीएससी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किताबें तैयार की जाती है, उनको हम मूल किताबें मान रहे हैं। एनसीईआरटी वाली किताब है, इसको मूल किताबें मान रहे हैं और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों को मूल किताबं मान रहे हैं और ये सारी किताबों को और इसके अलावा अन्य भी जो भी वेबसाइट है या अन्य जो भी सोर्स है, उनसे सबको इकट्ठा करके जैसे दीनदयाल पब्लिकेशन वाले लेखक हैं, उनको इन सबको इकट्ठा करके अपनी एक किताब तैयार की है। ऐसे ही पैनोरमा तैयार की हुई है और ऐसे ही अन्य जैसे लक्ष्य वगैरह गाइड भी तैयार की हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मूल किताबें नहीं है, बिल्कुल मूल किताबें की तरह ही है, लेकिन उसका एक वो छँटनी रूप है। हम क्या करेंगे, हम ये कर रहे हैं कि इन सारी किताबों को लेकर के हम तैयार करेंगे स्टडी का मटेरियल। हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि ये जो आपको मूल किताब दिख रही है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, इसके लेखक है हुकमचंद जैन और नारायण लाल माली। इस पुस्तक को मूल आधार लेकर के इस किताब को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि की पॉइंट्स तैयार कर रहे हैं। हम की पॉइंट्स किस-किस के तैयार करे हैं, हम उसमें एनसीईआरटी भी ले लेंगे, उसमें आरबीएससी की पुस्तक है, उनको भी ले लेंगे, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों को भी ले लेंगे, जो आप ये देख रहे हैं, ये की पॉइंट्स है, छोटे-छोटे की पॉइंट्स हैं और इसके साथ ही हम एनसीईआरटी ले लिया, आरबीएससी की पुस्तकें ले ली, हिंदी ग्रंथ अकादमी की ले लिए, दीनदयाल पब्लिकेशन है, उसकी हमने ले लिया और राज पैनोरमा, उस पुस्तक को उसके समस्त की पॉइंट्सों को साथ ही साथ पप्पू सिंह प्रजापत है, उसके किताब के भी हम की पॉइंट्स को शामिल करते हुए पहले एक की पॉइंट्स की समरी तैयार करेंगे। यानी की पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स में अंतर है। शॉर्ट नोट्स तो कई चीज़ों को छोड़ देते हैं, उसके बाद में एक छोटे रूप में बनाया जाता है। की पॉइंट्स में हम क्या कर रहे हैं, उसकी जितने भी स्टेप है, प्रत्येक स्टेप को सम्मिलित करते हुए कोई भी स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं। इन सारी किताबों का मिश्रण करके की पॉइंट्स तैयार किए हैं और की पॉइंट्स पढ़ने के बाद में आपको ये सारी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस किताब को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अब क्या हो जाएगा, इतना करने के बाद में देखो, एक तो आप ये पुस्तक है, इस पुस्तक के अपन की पॉइंट्स तैयार कर लिए, आरबीएससी की पॉइंट्स तैयार कर लिए, एनसीईआरटी की पॉइंट्स तैयार कर लिए, दीनदयाल पब्लिकेशन की पॉइंट्स तैयार कर लिए, पैनोरमा की पॉइंट्स तैयार कर लिए और साथ ही साथ हमने पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक है जो बहुत ही अच्छी किताब है, उसके भी की पॉइंट्स तैयार कर लिए। अब इतने जो बड़े-बड़े लेखक हैं और उनके अनुभव के अनुसार उन्होंने जो मूल किताबों से छँटनी की है, उन किताबों की छँटनी का पढ़ने की पॉइंट्स तैयार करके स्टडी करेंगे तो इतनी सारी किताबें कवर हो जाएगी और इतनी सारी किताबें कवर हो जाएगी यानी मूल किताबें ही आपकी कवर हो जाएगी। तो ऐसे मोटे तौर पे ऐसे मानना कि 95% 95% आपकी मूल किताबें कवर हो जाएगी।
मूल किताबें कवर हो जाएगी। और सिलेक्शन होने के लिए आप 50 से लेकर के 55 या 60 मान लो 60% तक के अपने को क्वेश्चन चाहिए। और जबकि आपका सिलेबस 95% हो रहा है मूल किताबों का, तो फिर आपको अलग से मूल किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक मूल किताब की बात करेंगे तो एक टॉपिक के 200 400 300 400 पेज तैयार करेंगे। तो जैसे मान लो 20 पेज हो गए, 20 टॉपिक है अपने सिलेबस में किसी के, तो 20 टॉपिक के आप देख लो कितने पेज हो जाएंगे, क्या वो सारे पेज पढ़ लोगे? अगर पढ़ लोगे तो फिर वो याद भी नहीं रहेंगे, इतने सारे पेज कैसे याद रहेंगे? लेकिन की पॉइंट्स के माध्यम से अगर आप याद करोगे तो सारे पेज याद हो जाएंगे और अलग से आपको टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। हम सबसे पहले तो ये कर रहे हैं कि सारी किताबों को मिला करके सारी किताबों को मिला करके हम पहले तो की पॉइंट्स तैयार कर लिया। की पॉइंट तैयार कर लिए, हम की पॉइंट्स पढ़ेंगे। की पॉइंट्स पढ़ने के बाद में आपको ये लग जाएगा कि सारी किताबों का मिश्रण यही है। इसमें की पॉइंट्स पढ़ने के बाद में आप कोई सी भी किताब उठा करके पढ़ोगे, जैसे दीनदयाल है, पनोरमा है और आपकी पप्पू सिंह प्रजापति की किताब है, एनसीईआरटी है, आरबीएससी की किताबें हैं, तो उनके सारे की पॉइंट्स को शामिल कर लिया, तो ये सारी किताबें एक की पॉइंट्स के थ्रू ही तैयार हो जाएगी। और जो ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, ये तो अभी ट्रेंड में है, तो इस पुस्तक को हम लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। अब ये की पॉइंट्स पढ़ने के बाद में और फिर इसको हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो फिर आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, इसमें कोई भी लाइन छूटी हुई नहीं है और ये इसको हम अच्छे से यानी हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तकों को हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो पहले हम की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, जो सारी किताबों का मिश्रण है सभी किताबों का, और फिर उसके बाद में इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। की पॉइंट्स में क्या है? की पॉइंट्स में देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो वहाँ पे जो इसका प्राचीन नाम था वो विंध्यावली था। कहाँ है ये? मेवाड़ रियासत में था। वर्तमान में कहाँ है? भीलवाड़ा में है। संस्थापक कौन थे? अशोक परमार, यानी ये जो जगनेर भरतपुर का था। ठिकाना बिजोलिया, ठिकाना क्या था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। किसान का दाखड़ जाति के थे यहाँ पे। और जो जागीरदार है वो राव जी कहलाते हैं। ये चीजें, ये सारी किताबों, कई किताबों में कौन सी चीज नहीं है, कई किताबों में कौन सी नहीं है, तो सारों का मिक्स करके ये सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लो आपको ये बता दिया गया कि ये जैसे मान लो राजस्थान का नक्शा है और यहाँ पे मतलब यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन है, तो वो बिजोलिया क्षेत्र है, ऊपर मालवाड़ा क्षेत्र है, तो इधर तो आपका कोटा बूंदी पड़ जाएगा, इधर ग्वालियर पड़ जाएगा, है ना? तो इसको लोकेटेड करने के लिए अपन अलग से भी थोड़ा सा मतलब एआई से नोट्स बनाएंगे, तो उसमें हम थोड़ा सा ढंग से और देख लेंगे, पर ये मतलब सफिशियंट है आपके लिए। थोड़ा आगे और देखते हैं। किसान आपको बता दिया दाखड़ थे, जागीरदार राव जी कहलाते हैं। क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग मील। बिजोलिया में कितना है? 100 वर्ग मील। जनसंख्या कितनी थी? यानी 12,000 तो कब थी? 1921 में, और 15,000 कब थी? 1931 में। अब ये कंफ्यूज नहीं रहे, इसके लिए मैं इसका हिंट भी बता दूं कि 1921 21 में 21 लिखा हुआ है, तो इसको आगे और इसको पीछे कर देना, तो 1 और 2 यानी 12,000 थी। और जो 1931 की बात करें तो यह 31 है, तो 31 का आधा 15 हो गए, तो ऐसे मान लेना 15। तो इसमें 1931 में 15 थी। अब एक बार रिलेट कर लोगे तो आपके दिमाग में हो जाएगा कि हाँ, ये बात अपने पढ़ी हुई है, सीखी हुई है। फिर आगे आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे ये है कि ये जो 15,000 किसान थे 1931 में, और यहाँ पे 5,000 अन्य थे, 10,000 किसान थे, उसमें से 6,000 धाकड़ जाति के किसान थे। यानी 6,000, 10,000 में से 6,000 थे, तो इसका मतलब कितना है? 60% धाकड़ जाति के किसान थे वहां पे। ठीक है। गांव कितने थे वहां पे? गांव आप 25 थे। बस आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल तो 100 वर्ग मील था, गांव वहां पे 25 थे। और 1921 में कितने थे? 12,000 की जनसंख्या। और 1931 में कितनी थी? 31 यानी 15,000 की जनसंख्या थी। और वहां पे जो किसान थे 15,000 में से 10,000 आपके किसान थे। 10,000 में से भी 6,000 आपके कौन से किसान थे?
धाकड़ जाति के किसान थे। और 6,000 का मतलब हो गया 60%, यानी 60% किसान धाकड़ जाति के थे। आगे चलते हैं अपन। जागीरदार क्षेत्र जो ऊपर माल था, ये ऊपर माल वाला एरिया है। और राणा सांगा ने जो खानवा का युद्ध हुआ था, तब अशोक परमार के लड़ने पर उनको दिया था। अशोक परमार को मिला था क्योंकि वो राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में लड़े थे, तब उन्होंने ये जागीर प्राप्त की थी। ये राजस्थान का प्रथम व्यापक संगठित व शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था, बस ये ध्यान रखना है इसमें। फिर यहाँ पे एक ही जागीरदार हुए थे, केशव दास। जब केशव दास जागीरदार थे तो उस टाइम में मराठों ने आक्रमण किया, वो जबरदस्ती कर वसूल रहे थे। तो जागीरदार ने किसानों की सहायता से, किसानों ने जागीरदार की मदद की और इन दोनों ने मिलकर के इन मराठों को वहां से भगा दिया। भगाने से ये जनता और जो वहाँ का सामंत था वो मतलब उनकी जो परेशानी है वो दूर हो गई। तो इनके बीच में मधुर संबंध थे, मधुर संबंध होने ही थे, क्योंकि केशवदास मराठों से परेशान था और मराठों को भगाने में किसानों का हाथ रहा, साथ दिया। इस वजह से आपस में संबंध अच्छे थे और ये संबंध गोविंद दास के काल तक चला। गोविंद दास से 1894 में वो खत्म हो गए। यानी उसके बाद में जागीरदार बने आपके कृष्ण सिंह 1894 में। कृष्ण सिंह जैसे ही जागीरदार बने तो उन्होंने क्या किया कि लाग बाग जो पहले से लागू की रखी जो थी उसको उन्होंने वर्दी कर दी और इतनी बढ़ा दी कि 84 कर हो गए टोटल। छोटे मोटे मिलाकर के 84 कर हो गए। जनता परेशान हो गई। विजय किसान आंदोलन 3 चरणों में चला। प्रथम चरण के बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। अब ये सारी किताबों का मिक्सर है, अलग से किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीजें सब किताबों में मिल जाएगी आपको, कोई चीज छूटी हुई नहीं है। फिर आगे बात करें प्रथम चरण। प्रथम चरण में मैंने बताया था कि जो कृष्ण सिंह है ना, कृष्ण सिंह 1894 में ये राजा बना। जब गोविंद दास खत्म हो गए, इन्होंने आते ही लाग बाग पहले थी उनमें वर्दी कर दिया और नई लाग बागे इन्होंने जारी कर दी। इस प्रकार से टोटल 84 लाग बागे हो गई। जनता जनता परेशान थी। तो स्थानीय लोग जो भी समझदार थे, कुछ पढ़े लिखे लोग थे, वो अपने किसानों को इकट्ठा करके छोटे मोटे आंदोलन करते रहे कि ये जो जनता परेशान। स्थानीय लोगों के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। एक दिन की बात है 1897 की। यानी जैसे वो 1894 में बना, उसके बाद में वो 94 से 95, 96, 97 तक उन्होंने खूब जितने भी कर थे वो लगा दिए। टोटल ऐसे मानो 84 कर थे। जनता परेशान हो गई और छोटे मोटे जो भी स्थानीय लोग हैं वो आंदोलन करते रहे। एक दिन गिरधारीपुरा गांव की बात है। गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ एक कोई किसान था। उसका पिताजी की डेथ में मृत्यु भोज के अवसर पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होकर के वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि सामंत कितना खराब है, उन्होंने किस प्रकार से अपने ऊपर कर लगा रखा है, हम परेशान हो रहे हैं, कितनी बेकार लगा रखी है। जो भी मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि हम की पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं तो आपको इसके बारे में मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको तो की पॉइंट्स याद रखने हैं। तो एकत्रित हो गए। एकत्रित होने के बाद में मृत्यु भोज के अवसर पर वहां पे जितने भी लोग थे वो बैठे थे और वहां पे साधु सीताराम दास जी भी थे। तो उन्होंने सबकी बातें सुन करके फिर उन्होंने बताया कि ये जितने भी परेशानियां हैं इनको दूर करने के लिए यहाँ के जो राजा है, महाराणा है फतेह सिंह जी, उनको शिकायत करनी चाहिए कि जागीरदार हमारे साथ इस प्रकार का बर्ताव कर रहा है। तो शिकायत करने के लिए निर्णय हुआ। अब किसको भेजे? तो वहां पे ये डिसीजन हुआ कि ये जो बेरीसाल गांव के नानजी पटेल है, अच्छा बोल लेते हैं, इनको थोड़ा ज्ञान भी है, तो एक को इनको भेज दो। और एक जो ठाकरी पटेल है गोपाल निवास गांव का, इसको महाराणा फतेह सिंह को शिकायत करने के लिए भेज दिया जाए। अब यहाँ पे ये जो मैं जितने भी की पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। आप किसको भेजे थे उसका भी नाम याद रखना है, वो कौन से गांव का था वो भी याद रखना है, दूसरा कौन सा था और उसका गांव कौन सा था, ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी।
अब वो क्या करे, 6 महीने तक, 6-7 महीने लग गए उसको वहां से। जैसे मान लो आज कोई नरेंद्र मोदी से मिलने जाए, वहां पे कोई घुसने ही नहीं दे, फिर इंतजार करे, फिर वो कहीं कह दे कि आज तो मोदी जी फलानी जगह गए हुए हैं, विदेश गए हुए हैं, कल मिलेंगे, पर इस प्रकार से उन्होंने मतलब 6-7 महीने लग गए। आखिरकार महाराणा से वो मिले, मिलने के बाद में अपनी जो भी शिकायत लेकर के गए थे वो सारी बातें सुनाई कि इस प्रकार से जागीरदार हमारे को परेशान कर रहे हैं, इस प्रकार से कर लिए जा रहे हैं। तो महाराणा ने उनकी बात सुनी, बात सुन करके उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं इनकी जांच करवा लेता हूँ। जांच करवाने के लिए वहाँ के जो राजस्व अधिकारी थे हामिद हुसैन, उनको उन्होंने भेजा, राजस्व अधिकारी को भेजा। उन्होंने आकर के जांच की, जांच में उन्होंने सारी रिपोर्ट किसान के, क्योंकि वो नाजायज परेशानी कर रहे थे और इतने सारे कर लगा रखे थे, उनको जाँचने पर पाया कि वास्तव में किसान परेशान है, तो उन्होंने सारी रिपोर्ट किसानों के पक्ष में बना कर के महाराणा को सौंप दी। महाराणा ने ठिकानेदार को जो भी संदेश भेजा, संदेश भेज करके उनको कहा कि भई ठीक है, 1-2 लागत है वो आप कम कर दो, तो और अन्य कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं कार्रवाई नहीं की तो ठिकाने की जो जागीरदार था उसका हौसला बुलंद हो गया। तो उन्होंने किसी नहीं सुनी और जो भी लाग-बाग है उसकी दरें ऊँची रखी। और जब उसको ये पता चला कि यार मेरी शिकायत कौन कर रहा है, तब किसी ने बताया कि यार वो करे कि यार मैं सामंत हूँ यहाँ का मालिक और मेरी शिकायत किसने की है? तब उन किसी ने कहा कि भई बेरीसाल के जो नानजी पटेल है और भोपाल निवास के जो ठाकरे पटेल है उन्होंने शिकायत की। अच्छा, बोलो यार ये मेरी शिकायत करेंगे। तो फिर क्या किया उन्होंने, चेतावनी दी पहले तो उनको, किसको? ए करशन सिंह, करशन ने उनको चेतावनी दी, बुलाया, बुला कर के उनको चेतावनी दी, आज तो मेरी शिकायत कर दी है, आज के बाद में अगर शिकायत कर दिया तो अच्छी बात नहीं रहेगी। फिर उन्होंने क्या किया कि उनको कह दिया कि आप हमारे एरिया में नहीं रहोगे, आप बिजोलिया से निकल जाओ। तो उन्होंने बिजोलिया से उनको निर्वासित कर दिया, उनके जो भी खेत थे, उनको ज़ब्त कर लिया। अब ये स्टेप बाय स्टेप आपको याद रहना चाहिए कि कब क्या किया था। नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल उनको गाँव से वो उनके बिजोलिया क्षेत्र रहा, उनका जागीरी क्षेत्र था, उसको बाहर वहाँ से बाहर कर दिए। उनके हक में जो भी खेत थे उनको ज़ब्त कर लिया और जैसे वो कर रहा था जागीरदार वैसे ही वे करते रहे। 1899 और जो 1900 में जो छप्पन अकाल पड़ता है, 1900 नहीं सॉरी अकाल पड़ रहा है 1900 में, उस अकाल के दौरान जो कृष्ण सिंह है उन्होंने किसानों की मदद की। कई को जैसे रोज़गार नहीं मिला था उनको रोज़गार दी, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं थे उनको अनाज दिए। तो जो जितने भी आंदोलन हो रहे थे छोटे-मोटे उन आंदोलन का इन्होंने एक तरह से एक बार तो अंत कर दिया और किसानों की नज़रों में वो अपने आप को अच्छा साबित करने का प्रयास किया। जो भी उनको विरोध कर रहे थे, ये किसान विरोध कर रहे थे, ज़्यादा समझदार थे और नेतागिरी टाइप में काम कर रहे थे, तो उनको कृष्ण सिंह ने बुला करके किसी को पटेल बना दिया, किसी को लंबड़दार बना दिया, किसी को आपका बॉडीगार्ड बना लिया। तो इस प्रकार से वो जो जागीरदार के प्रति, कृष्ण सिंह जी के प्रति अपने जितने भी विरोधी बन रहे थे, उनको सबको शांत कर दिया और थोड़ा संबंध ठीक कर लिए। तब तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही 1903 में कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगा दी। चौरी कर क्या होता है कि अगर किसी भी परिवार में किसी लड़की की शादी कर दी जाती है, तो उस शादी करने पर जागीरदार को ₹5 या ₹13, मतलब अलग-अलग है, ₹5 या ₹13 कर देने थे। तो ये उन्होंने चौरी कर लागू कर दिया। किसने? कृष्ण सिंह ने। कृष्ण सिंह ने कर दिया। 1903 में लगा दिया। ₹5, कई किताबों में तो ₹5 दे रखा है, कईयों में 13 दे रखा है। अभी आप थोड़ा देख लेना। विरोध, इस चीज़ का विरोध हुआ कि यार हम पहली बात तो लड़की की शादी कर रहे हैं और हम आपको पैसे कहाँ से दें, तो विरोध हुआ। विरोध हुआ तो क्या है कि 1904 में 5 में 200 कन्याओं को शादी करनी थी, उनकी शादी स्थगित कर दी, शादी नहीं की और 1905 में उसके पास गए, महाराणा के पास गए, खेतों में हल भी नहीं लगाया और उनको बताया कि भई इस प्रकार से शादी करनी है, अब इनकी जो भी चौरी कर है वो माफ़ करें। तो उन्होंने उल्टा जवाब दिया कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इन लड़कियों को बेच करके चौरी कर जमा कराओ। तो किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। तो उन्होंने जो 200 कन्या साथ लेके गए थे,
उनको ले आए, वापस आ गए और पास वाले जो क्षेत्र था ग्वालियर, वहाँ पे चले गए सारे किसान, 200 किसान वहाँ चले गए। अब ऐसी स्थिति, क्योंकि किसान और सामंत तो किसानों पर ही तो निर्भर था और किसान दूसरे राज्य में चले गए, दूसरे राज्य में चले गए तो उसको पछतावा हुआ, वो घबरा गया। फिर किसी को कह कर के उनको वापस बुलाया, वापस बुला कर के जो भी उन्होंने व्यवहार में बातें बोली थी, जिसके कारण किसान नाराज़ होकर के चले गए थे, तो उस संबंध में उन्होंने अपने व्यवहार के संदर्भ में माफ़ी माँगी। माफ़ी माँगने पर और कुछ लागतें हैं वो समाप्त कर दी। कैसे? जैसे उन्होंने जैसे किसान वापस आए, वापस आने के बाद में उन्होंने छोटी-मोटी लागतें हैं वो समाप्त कर दी। जैसे चौरी कर लगाया था, तो पहले उन्होंने चौरी कर को आधा कर दिया। पहले जैसे मान लो ₹5 लेते थे, तो ₹5 का उन्होंने ₹2.5 कर दिया कि भाई ठीक है, आज से हम ₹2.5 ले लेंगे। और उपज जो भी लगा लेनी थी, पहले आधी उपज का आधा लेते थे, अब उसकी जगह 2/5 कर दिया। और अन्य जो भी छोटी-मोटी लागतें थी, उसको भी उन्होंने समाप्त कर दी। तो इस दौरान पहली जीत हुई किसानों की और 1906 में जो करशन सिंह है, उनकी मृत्यु हो गई। अब आगे देखते हैं। फिर 1906 में मृत्यु के बाद में वहाँ का जो सामंत है, वो पृथ्वी सिंह बना। पृथ्वी सिंह 1906 में बना क्योंकि 1906 में कृष्ण सिंह खत्म हो गए। आते ही उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ना कर्मचारी बदल दिए। सबसे पहले जो पुराने कर्मचारी हैं, उनको तो निकाल दिया, नए कर्मचारी लगा दिए क्योंकि पुराने कर्मचारी लोगों से, किसानों से जान-पहचान थी, संपर्क थे, तो वो सोच रहे थे कि ये अपना विरोध कर सकते हैं, तो उन्होंने ये काम किया। पहले जितने भी छूटें दी गई थी, रियायत दी गई थी, उनको तो उन्होंने समाप्त किया और नई ये कर जारी कर दिए। साथ ही उन्होंने एक तलवार बंधाई, जैसे ही कोई राजा के बाद में दूसरा राजा बनता है, तो एक कर देना पड़ता है तलवार बंधाई का। तो वो ₹40 उन्होंने लागू कर दी क्योंकि ये ₹40 सामंत राजा को देता था, लेकिन सामंत न देकर के ये जनता से लेना स्टार्ट कर दिया। जो गन्ना था, गन्ना की उपज जो लगान था, वो 2 गुना कर दिया। पहले जैसे इसके ₹1 थे, तो इन्होंने ₹2 कर दिए। तमाम छोटे-मोटे इन्होंने बदलाव किए जिससे वहाँ की जनता पुनः परेशान हो गई और फिर वहाँ पे 3 लोग थे मुख्य रूप से साधु सीताराम दास है, फतेहकरण है और ब्रह्मदेव है। इन्होंने मिल कर के एक संगठन बनाया और उसमें किसान भी शामिल हुए और उन्होंने इन पृथ्वी सिंह के जितने भी कर आदेश थे, इनकी जो भी परेशानी है, उनके विरुद्ध खड़ा होने का प्रयास किया। 1913 में 100 किसान मिल कर के इस पृथ्वी सिंह के पास जाता है कि हमें आप इन आपके आदेशों से हम परेशान हैं और इसमें संशोधन किया जाए, कुछ लाग-बागें हैं वो कम करी जाए। तो 1913 में जैसे ही गए वे पृथ्वी सिंह से मिलने, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो फिर वहाँ पे विरोध हुआ तो 1913 यानी तेरी खेती नहीं करेंगे, तेरे खेतों में हल नहीं चलाएँगे और हम पड़त रखेंगे। क्योंकि वो जब मिल ही नहीं सकता तो उन्होंने किसानों ने आवेश में आकर के ये बात कही कि तेरा, अब ये ध्यान रखना, 1913 तेरा है ना, तेरे खेत नहीं जोतेंगे, तेरे खेत नहीं बुआई करेंगे, तेरी खेती नहीं करेंगे, हल नहीं चलाएँगे तेरे, तो तेरे से आप तेरे याद रख लेना तेरा। पड़ोसी राज्य में खेती करेंगे, तो उन्होंने पड़ोसी राज्य में खेती करना स्टार्ट कर दिया। जब ये बात पृथ्वी सिंह को पता चली तो उन्होंने साधु सीताराम दास जो इसका लीडर बन रहा था, स्थानीय नेतृत्व कर रहा था, तो वो पुस्तकालय की नौकरी करता था, तो उसको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। और फिर क्या क्या हुआ, वो देख लेते हैं। अरे! यहाँ तक हो गया, सीताराम। अब फिर क्या हुआ, इसको तो नौकरी से निकाल दिया, इनके जो साथ में किसान थे, संगठन में शामिल थे, विरोध कर रहे थे, उनको जेल कर दिया। इसका एक फतेहकरण चारण था, एक साथी और एक ब्रह्मदेव था, उनको बोल दिया कि ठीक है, तुम यहाँ मत दिखना, तुम बिजोलिया से बाहर चले जाओ। उसको बिजोलिया से बाहर कर दिया। इन दिनों महाराणा महाराणा जो थे उस टाइम लाडपुरा गाँव में आए थे, किसानों ने कोशिश की मुलाकात करने की, लेकिन उनकी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई।
फिर क्या हुआ? फिर होना ये था कि 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा था केसरी सिंह, वो नाबालिग था, छोटा था। तो फिर मेवाड़ के जो महाराणा है उन्होंने वहाँ पे प्रशासक लगा दिया। अमर सिंह राणावत को वहाँ पे प्रशासक लगा दिया और नायब जैसे नायब तहसीलदार मतलब नायब है वो डूंगर सिंह भाटी को लगा दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ वो देख लेते हैं। जैसे प्रशासक बने हुए 24 जून 1914 को एक आदेश जारी किया गया। अभी याद रखना है आपको 24 जून 1914 और क्या यानी लगान पहले 2/5 थी उसके स्थान पर 1/3 कर दिया गया। एक इसमें तक्की, एक हल्का और एक पुला। ये थोड़ा-सा मैं अभी बताता हूँ क्या है। और जो महुआ की उपज है वो 1/2 का 1/3 कर दिया और वहाँ के जो बबूल के पेड़ थे कोई भी निजी कार्य करने के लिए वो काटने की अनुमति नहीं थी, वो काटने की अनुमति दे दी गई। और कर्मचारियों ने किसानों की जो लेकिन ये सारी रियायतें दी आदेश के अनुसार तो वहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी थे उन्होंने किसानों को इन सहायता जो भी रियायतें दी गई है वो किसानों को रियायत दी नहीं। अब ये जो तक्की, अलका, पुला ये जो कर थे जो इन्होंने समाप्त किया, ये कर मैं आपको बता देता हूँ ये कर क्या है। एक तो है आपका तक्की, एक है अलका और एक है पुला। तक्की तक्की वो है कि जैसे आप खेतों में फसल करते हैं, एक ही खेत फसल के रूप में जैसे आपने बाजरा की फसल की है, गेहूं की फसल की है, इसके साथ ही सब्जी की फसल और करते हैं सब्जी। अगर किसी ने सब्जी लगाई है तो उस पर है ना आपको तक्की कर देना पड़ेगा। जो एक फिक्स था कोई उपज जितनी भी सब्जी हो गई उसका जैसे 1/2 लेना है 1/3 लेना है तो ये तक्की करती सब्जी पर। एक था हल्का हल्का अगर आप कहीं भी खेत में हल चलाओगे और फसल करोगे तो उस दौरान आपको मतलब बेगार हल्का मतलब एक तरह से ये समझो ये हेल्प है। हेल्प मतलब आपको हेल्प करनी पड़ेगी जो भी खेतों में हल चलाएगा उनको राजा की हेल्प करनी पड़ेगी उन राजा की बेगार करनी पड़ेगी। समझ गए? तक्की अगर सब्जी वाल लिया आपने सब्जी की खेती की है सब्जी की खेती की है तो आपसे तक्की लेना पड़ेगा तक्की कर। अगर आपके पास खेत है और आप हल चलाते हैं तो आप किसान हो गए और किसान है तो आपको बेगार देना पड़ेगा इसलिए ये हल्का है। एक था पूला पूला का मतलब था पूरा लाख रुपए लेने पड़ेंगे पूरे लाख रुपए लेंगे। कब लेंगे? जब कोई विशेष जैसे त्योहार है कोई जैसे शादी ब्याह है या राजा की कोई विशेष प्रोग्राम है कोई जैसे मान लो कोई जागीरदार है जागीरदार के उस एरिया में जैसे महाराणा आ रहे हैं कोई बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं तो बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं तो साल में जैसे एक बार प्रोग्राम हो रहा है या फिर कोई यज्ञ वगैरह हो रहा है ऐसा कोई समारोह हो रहा है अगर समारोह का आयोजन हो रहा है तो पूरे 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए लाख के रूप में ली जाती थी। तो समझ गए तक्की तक्की आप मैं बता दिया कि अगर कि कोई किसान सब्जी करता है तो उस पर एक विशेष कर देना पड़ता था। हल्का हल्का मतलब जो भी अपने खेतों में हल चलाता है तो उसको बेगार करने की छूट है वो जागीरदार अपने खेतों में भी उसको बुला करके कह देता था कि ठीक है तेरे खेत में हल चलाता है तो मेरे खेत में भी हल चला करके जा दो खेत ये आप जोत करके जाओ इस प्रकार से बेगार करवा लेते थे। और पुला पुला का मतलब है कि अगर कोई बड़ा विशेष प्रोग्राम होता है तो किसानों से एक निश्चित कर मतलब 1 लाख की पूर्ति उस एरिया से की जाती थी। तो ये चीजें भी उन्होंने समाप्त कर दी। अब इसका एक बार मैं स्पीड से रिवीजन कर देता हूँ फिर हम आगे देखेंगे। वही क्या है प्राचीन नाम विद्यावली कहाँ मेवाड़ रियासत वर्तमान भीलवाड़ा संस्थापक अशोक परमार ठिकाना प्रथम श्रेणी का किसान दाखड़ जागीरदार को क्या कहलाते हैं रावजी क्षेत्रफल कितना है 100 जनसंख्या 12,000 1921 में 15,000 1931 में 10,000 किसान थे
5,000 अन्य थे। 10,000 में से आपको मैंने बताया था कि 6,000 तो दाखड़ किसान थे। 6,000 का मतलब हो गया 60%, 60% किसान तो दाखड़ थे और 40% अन्य थे। फिर मैंने बताया था कि गाँव कितने हैं, तो गाँव आपको 25 है। जागीरदार क्षेत्र ऊपर माल था, ये ऊपर माल वाला एरिया में बिजोलिया वाला क्षेत्र है, वो अशोक परमार को मिला। कब मिला? वो राणा सांगा की मदद करने गया था खानवा के युद्ध में, तब मिला। ये राजस्थान का प्रथम व्यापक और संगठित शक्ति किसान आंदोलन, अहिंसक आंदोलन था। केशव दास और किसान इनके संबंध मधुर थे। कारण था कि इन्होंने मराठों को भगाए थे। फिर ये काल संबंध चले गोविंद काल तक। गोविंद दास जी ने ये मधुर संबंध रहे। उसके बाद में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में कृष्ण सिंह बने 1894 में। कृष्ण सिंह ने आते लाग आगे बढ़ा दी। इनके काल में लगभग 84 करते। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला। प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण एक तरह से कृष्ण सिंह के काल में स्टार्ट होता है। कृष्ण सिंह बना तो उन्होंने बहुत सारे लाग बाग लगा दिए, जिससे जनता परेशान थी। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। एक दिन 1897 में गिरधारीपुरा गांव में धाकड़ गंगाराम धाकड़ के पिता की जो मृत्यु भोज है उसमें लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर के वहां पे डिसीजन लिया गया। क्या डिसीजन लिया गया? डिसीजन लिया गया कि भाई ये जो भी अत्याचार हो रहे हैं हमारे खिलाफ, इसकी शिकायत महाराणा फतेह सिंह से करनी चाहिए। ये राय किसने दी थी? साधु सीताराम दास ने। वहां के 2 आदमियों को भेजा। एक तो नानजी पटेल जो बेरीसाल गांव के थे, एक ठाकरे पटेल जो गोपाल निवास गांव के थे। उन्होंने 6 महीने में जाकर के राणा से मिले। राणा ने बात सुनी। उन्होंने जांच के लिए हामिद हुसैन को भेजा। एक दो उन्होंने रिपोर्ट है ना किसानों के पक्ष में दी। तो महाराणा ने ठेकेदार को संदेश भेज करके 1-2 लाख समाप्त करने की शिरकत की। उसके बाद में उन्होंने 1-2 लागे समाप्त की, बाकी का अन्य कोई विशेष कार्य नहीं किए तो फिर ठिकानेदारी का हौसला बुलंद हो गया और वो आए दिन किसानों को परेशानी करता रहा। फिर आगे फिर उसको ये पता चला कृष्ण कि भाई ये किसने शिकायत की थी मेरी, तो उनको पता चला कि यार शिकायत तो ये आपके किसने की थी? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ने की थी। तो उनको इन्होंने से देश से बाहर निकाल दिया। उनके खेतों को जब्त कर लिया। 1899 में और 1900 में अकाल पड़ा था, तो उन्होंने किसानों की मदद की। तो मदद की तो किसान को अच्छे लगे। जो उनका विरोध करते थे उनको लंबरदार बना लिया, किसी को पटेल बना दिया, किसी को अंगरक्षक बना दिया। तो यहाँ तक तो उन्होंने वापस किसानों के अपने प्रति संबंध ठीक कर लिए। लेकिन 1903 में उन्होंने वापस चौरी कर लगा दिया। शादी पर कर चौरी कर आप समझ ही गए होंगे। फिर 5 रुपए 13 रुपए थे, उसका विरोध किया। 200 किसानों ने विरोध किया था इस चीज का। 200 किसानों ने विरोध किया। हल खेतों में हल नहीं चलाए। अक्षय तृतीया 1905 में हल नहीं चलाए। किसान ग्वालियर चले गए। राव सिंह घबरा गया। फिर किसान वापस आए। फिर उन्होंने चौरीकर को आधा कर दिया। अब ये याद रखना, चौरीकर को आधा कर दिया। उपज का भी उन्होंने 1/2 के स्थान पर 2/5 कर दिया। किसानों की इससे जीत हुई। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई तो फिर क्या हुआ? पृथ्वी सिंह बना तो उन्होंने जितने भी पुराने कर्मचारी हैं उनको बदल दिए, नए कर्मचारी लगा दिए, करों में वृद्धि कर दी, जो भी छूट दी गई है उनको समाप्त कर दिया। तलवार बंधाई है, उसका भार जनता पे डाल दिया। 40 रुपए देने थे। गन्ना की उपज है उसको दुगना कर दिया। इन सारे से परेशान होकर के साधु सीताराम फतेहकरण और ब्रह्मदेव ने किसानों का एक संगठन तैयार किया। उन्होंने 1913 में 100 किसान पृथ्वी सिंह से मिलने गए। पृथ्वी सिंह मिला नहीं तो उन्होंने विरोध किया। उनकी खेतों में हल नहीं चलाएंगे, उन्होंने हल नहीं चलाया। और जो पृथ्वी सिंह है 1914 में इनकी मृत्यु हो गई। ये बाकी जो भी संगठनकारी थे उन्होंने विरोध किया, उनको सबको जेल दे दिया, किसी को बाहर निकाल दिया। और उस टाइम है ना, ये ध्यान रखना, लाडपुरा गांव में आए थे महाराणा उस टाइम। 1914 में मृत्यु हो गई पृथ्वी सिंह। उसका जो लड़का था केसरी सिंह वो छोटा था, तो वहाँ पे प्रशासक लगा दिए। प्रशासक में अमर सिंह राणावत लगाए और वहाँ का नायक डूंगर सिंह बाटी था। फिर वहाँ पे एक आदेश जारी किया गया वहाँ के महकमा खास से। और महकमा खास में उसमें छूटें दी गई। जो लगान है वो 1/3 कर दिया गया। तक्की अलका पुल्ला इनको समाप्त कर दिया। महुआ की उपज 1/3 कर दी गई। और बबूल है ना उसको उसमें छूट दी गई। बस यही है मोटा मोटा इसका। अब मैं आपको फटाफट फटाफट उसका रीडिंग करवा देता हूँ ताकि आपकी वो चीज़ें ठीक रहे।
ये आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है और इसका फटाफट हम रीडिंग कर लेते हैं। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित बिजोलिया आजादी से पूर्व मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मैंने आपको पढ़ा दिया। यहाँ के जागीरदार राव कहलाते थे। ये पढ़ लिया अपन ने। मेवाड़ प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये पढ़ लिया अपने। ये 16 सरदारों में सम्मिलित थे। ये तो आपको पता ही है कि भाई प्रथम श्रेणी का ठिकाना है वो मेवाड़ में 16 सरदारों में शामिल होते हैं। विंध्याचल के ऊंचे उठे परिवार में बसा होने के कारण बिजोलिया क्षेत्र ऊपरमाल भी कहा जाता है। ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ के अधिकांश किसान जाति के थे। धाकड़ किसान थे जाति के, ये भी आपने बता दिया। जिन्होंने राव केशव दास को मराठों के विरुद्ध सहयोग किया था, इसलिए उनके संबंध मधुर थे, जिसने बिदोलिया के मराठों को मुक्त करवाया। अधिक किसानों व जागीरदारों के पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण थे। बिजोलिया के पूर्व में कोटा बूंदी थे। ये मैंने आपको बता दिया कि पूर्व दिशा में जैसे मैंने नक्शा बनाया था उसमें इधर पूर्व दिशा में कोटा बूंदी थे। दक्षिण दिशा में ग्वालियर था, मैंने बताया नीचे ग्वालियर था। उत्तर पश्चिम की बात करें तो मेवाड़ था, इस साइड में मेवाड़ था। इस जागीर को भौगोलिक स्थिति यहाँ की किसान जागीरदार किसान आंदोलन में सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि अगर उन्होंने विरोध किया और राजा जागीर ने कुछ परेशानी की तो वे पास वाले राज्य में निकल जाते थे, इसलिए ये भौगोलिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। गोविंद दास के काल तक किसानों की जागीरदार में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन 1894 में उसकी मृत्यु के पश्चात राव कृष्ण सिंह जागीरदार बना। उसने जागीर के पुराने प्रशासकों को हटाकर नए कर्मचारी लगा दिए, मैंने बताया था आपको। किसानों से अधिक लगान वसूल करने का आदेश दिए। नए पटवारी की नियुक्ति कर किसानों की एकता को भी तोड़ने का प्रयास किया। कुछ लागतों को जिन्हें विशेष परिस्थितियों में थोड़े समय के लिए लगाया गया तथा स्थायी, मतलब पहले तो जब विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि थोड़े दिन के लिए लगा रहे हैं, फिर बाद में उन्होंने उसको स्थायी रूप से लगा दिया, तो इसलिए विरोध हुआ। और उसके साथ ही किसानों में उस टाइम है ना 84 प्रकार की लागतें वसूली की जाती थी। ये डॉक्टर शंकर साई सक्सेना ने बिजोलिया किसान आंदोलन की उनकी जो पुस्तक है उसमें 74 दिखा रखी है। 1922 में एजीजी होलैंड के समक्ष समाप्ति के लिए प्रस्तुत की गई। अतः माना जाता है कि लागतें बढ़ती घटती रहती है। इसे किसानों ठेकानों के मध्य कठोर समन्वय बेगार लेने व ये चीजें तो कोई मतलब नहीं है यहाँ से पढ़ने का, क्योंकि असंतोष तो था ही। अब आंदोलन का प्रथम 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण अपन देख लेते हैं। 1897 में बिजोलिया के किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर कौन से गांव में, गिरधारीपुरा गांव में, ये मैंने आपको बताया था। एकत्रित हुए, उन्होंने जागीरदार के अत्याचार और शोषण के छुटकारा पाने के संबंध में विचार विमर्श किया। किसानों की जागीरदार के अत्याचार और शोषण की शिकायत महाराणा फतेह सिंह से करने के लिए बेरीसाल गांव के नानजी पटेल व गोपाल निवास के ठाकरे पटेल को कहा भेजा, उदयपुर, यह ध्यान रखना। तदनुसार नानजी और ठाकरे उदयपुर पहुंचे। इनको 6 से 7 महीने लग गए। उदयपुर के अंत में महाराणा से उनकी कष्ट गाथा को सुना। राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को किसानों की शिकायत की जांच करने के लिए बिजोले भेजा। हामिद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की शिकायत को सही माना। इसकी रिपोर्ट में महाराणा ने जागीरदार को चेतावनी देकर 1-2 लागत कम करने को कहा। इसके अतिरिक्त ठिकाने के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए ठिकाने के हौसले बुलंद हो गए। फिर क्या हुआ? मेवाड़ राज्य द्वारा ठिकानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने पर राव कृष्ण सिंह का हौसला बढ़ गया और उसने उदयपुर जाने वाले नानजी और ठाकरे पटेल को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया। राव ने अपनी चतुराई कूटनीति में दमनकारी के द्वारा किसानों की एकता को कमजोर करने का प्रयास किया। मैंने बताया था कि 1899 और 1900 में अकाल पड़ा। इस दौरान कुछ किसानों को श्रम नहीं करने पर भी अनाज की सहायता दी। कुछ प्रमुख किसान थे जो विरोध कर रहे थे, उनको पटेल बना दिया, किसी को लंबरदार बना दिया, किसी को अंगरक्षक बना दिया और अन्य किसानों से पृथक कर दिया। बस पृथक कर दिया तो किसानों और जागीरदार के मध्य संबंध ठीक हो गए, क्योंकि विरोध करने वाला कोई बचा नहीं। 1903 में उसने फिर जैसे ही चौरी कर लगा दिया, एक नई लागत कर दी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कन्या के विवाह के अवसर पर 5 रुपए चौरी कर, अब ये ध्यान रखना, हिंदी ग्रंथ अकादमी में 5 रुपए देने पड़ते थे। शंकर साई जो सक्सेना की पुस्तक है बिजोले किसान आंदोलन का, उसमें ये 13 रुपए है। इस नई लागत से किसानों में रोष पैदा हो गया और उन्होंने 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। फिर क्या हुआ? 1905 में 200 किसानों ने योग्य कन्याओं को राव के पास लेकर के उसने चौरी कर से मुक्त करने की प्रार्थना की। तब मगर राव ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। इन लड़कियों को बाजार में बेचकर चौरी कर जमा करा दो, ऐसा कहा। किसान नाराज हो गए। 1905 में अक्षय तृतीया यानी बैसाख शुक्ल तृतीया, ये याद रखना भाई। 1905 में अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया खेतों में हल नहीं चलाया, ये मैंने आपको पहले बता दिया। हल नहीं चलाए, हल नहीं हल नहीं चलाए, सीमावर्ती राज्यों की ओर पलायन कर गए
और कृष्ण सिंह घबरा गया। तब उन्होंने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मनाकर वापस लाया। चौरी कर की लागत फिर मना करके क्या किया, अब ये याद रखना, जो चौरी कर है उसको आधी कर दी, जो लगान 1/2 है उसको 2/5 कर दी, कुछ अन्य लागत भी समाप्त कर दी। किसानों के असहयोग अहिंसक विरोध की जीत हुई। ये पहली जीत है, ऐसे समझो आप। 1906 में पृथ्वी सिंह की बिजोलिया का जागीरदार बना। उसने तलवार बंधाई, उत्तराधिकारी शुल्क नाम से एक नई लागत लगा दी। इसके अब मैंने आपको बताया था कि जो तलवार बंधाई है ना, ये 40 रुपए देने पड़ते थे इसके। 1905 में दो में दी गई रियासतों को समाप्त कर दिया इन्होंने, मतलब आते ही तलवार बंदाई, कर लगा दिया, जनता के ऊपर थोप दिया और पुराने करों में वृद्धि कर दी और कठोरता से वसूल न करने का आदेश दे दिया। गन्ने का जो लगान था उसको भी दुगना कर दिया। फसल के कुत्ते में भी सख्ती करने लगे। बाहर से गोद आने के कारण इनको किसी से कोई मतलब नहीं था। इनका तो सिर्फ यही था कि भाई हम कैसे जैसे जितना भी लगान वसूल करे वो लगान वसूल करना चाहिए। जागीरदार का ऊपर मालिकी की संस कोई लगाव नहीं था। उसका एकमात्र लक्ष्य था कि वो अधिक से अधिक आय प्राप्त करे। शोन शौकत से रहना चाहता था। ठिकाने के पुराने कर्मचारी जो ठिकाने की प्राचीन परंपराओं से अवगत थे उनको बदल दिया, नए कर्मचारी लगा दिए और सबको एक ही उद्देश्य था कि आय में वृद्धि करना, राव साहब को प्रसन्न करना। जागीरदार की इन कठोर नीतियों से परेशान किसानों का जो साधु सीताराम दास है, ब्रह्मदेव है और फतेहचारण है, ये तीनों के नाम याद रखना। इसके साथ दो और है जो आगे पढ़ेंगे तब अपने ध्यान में आएगा वो। 1913 में इनके नेतृत्व में लगभग 100 किसानों ने पृथ्वी सिंह से मिलने बिजोलिया गए, मगर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो किसानों ने जमीन पड़त रख करके निर्णय लिया और 1913 में ऊपर माल की भूमि पर हल नहीं चलाई। मैंने बताया था आपको कि तेरी खेती में तेज से तेरा, तेरी खेती में हल नहीं चलाएंगे। और हानि हुई। कुपित होकर राव ने दमनकारी रवैया अपनाया। साधु सीताराम दास को ठिकाने की पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया। इस और अन्य किसान थे उनको जेल में डाल दिया। फतेहकरण चारण है और ब्रह्मदेव है बिजोलिया से उनको बाहर निकाल दिया। इन दिनों महाराणा की लाडपुरा, अब ये याद रखना कौन से गांव में आए थे, लाडपुरा आने पर किसानों ने मिलने का प्रयास तो किया लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई और 1914 में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। तो उसका जो पुत्र था वो अल्प वयस्क था और प्रशासन मेवाड़ राज्य के नियंत्रण में आ गया। वहां पे एक प्रशासक लगा दिए। प्रशासक कौन था? अमर सिंह, अमर सिंह राणावत। वो उसको प्रशासक लगा दिया। प्रशासक किसानों के प्रति सहानुभूति, प्रशासक तो ठीक थे और वहां पे एक नायब लगाया था डूंगर सिंह भाटी, उनकी भी इनके प्रति ठीक थी लेकिन क्रम वहां पे एक महकमा खास का वहां पे जो उनका बड़ा वो है उनसे एक को डराया। 24 जून 1914, ये याद रखना भाई। आदेश के अनुसार कुछ रियायतें दी गई जिनमें घटाकर क्या किया, लगान तो 2/5 के स्थान पर 1/2 1/3 कर दिए और तक्की, हल्का और पुला ये लागतें भी समाप्त कर दी और महुआ की उपज है वो 1/2 के स्थान पर 1/3 कर दी। ये भी मैंने आपको बता दिया। और निजी उपयोग के लिए जो बबूल की पेड़ काटने का अधिकार था वो भी उनको दे दिया। महकमा खास के ऑर्डर पर दिया गया था लेकिन वहां के जो अन्य कर्मचारी है ना, रियायतें दी गई लेकिन ठिकाने कर्मचारियों ने रियायतों किसानों को नहीं पहुंचाई। जितने भी छूट दी गई थी वो किसानों तक नहीं पहुंचाई और उन्होंने इस चीज का विरोध किया। 13-14 में आंदोलन ज्यादा सफल नहीं रहा। किसानों में जागृति उत्पन्न कर दी और दमनकारी व्यवस्था को समाप्त करने का संघर्ष किया। अब अगला पढ़ेंगे आंदोलन सेकंड चरण, और सेकंड चरण भी इस प्रकार से पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको एआई के जरिए की पॉइंट्स तैयार करें। इस प्रकार से अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करते हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।